नमस्कार, स्वागत है आप सभी का पीडब्ल्यू फार्मा के इस चैनल पे। आई डॉक्टर सुप्रिया मिश्रा, योर फार्मा मेंटर। तो आज का हमारा जो बेटा आप सब के लिए मैं टॉपिक लेके आई हूँ कि लास्ट 15 डेज में अब आपको इम्पॉर्टेंट क्या क्या चीज़ें जो हैं कब करनी है और क्या चीज़ें नहीं करनी है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है बेटा। लास्ट 15 डेज आप कह सकते हो कि आपके लिए बिल्कुल गोल्डन अपॉर्चुनिटी की तरह रहने वाला है, और इसमें अगर आपने किसी भी तरीके का मिस्टेक किया तो ये आपके लिए काफ़ी महंगा भी पड़ सकता है बेटा। तो ध्यान रखिएगा कौन कौन सी चीज़ें आपको लास्ट मोमेंट पे पढ़नी है। तो चलिए, आप लोगों से डिस्कशन करने के बावजूद कई सारे स्टूडेंट्स के मैसेजेस रिसीव हुए हैं जिन्होंने ये कहा है कि मैम रैंक कैसे आएगी, अच्छी रैंक कैसे आएगी, या फिर इतने नेगेटिव हो रहे हैं तो किस तरीके से हम इसको इम्प्रूव कर सकते हैं। तो बेटा ये सब चीज़ों को एक बार हम समराइज करने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से आप अपने मेमोरी को लॉक कर सकते हो। तो अब जो 15 डेज का टाइम है बेटा, ये कंप्लीटली मेमोरी को लॉक करने का टाइम है, और कॉन्सेप्ट्स को, जितने कॉन्सेप्ट्स आप पढ़ चुके हो ऑलरेडी, इसको रिवाइज करने का टाइम है। तो जितने कॉन्सेप्ट्स आपने पढ़ लिए, अब नया कुछ मत पढ़िए। कोशिश कीजिए कि जो जो चीज़ें आपने कवर कर ली है उनको रिपीटेड मोड में रिवीजन को स्टार्ट करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको रिफाइन करना है अपने एरियाज को, जो कि ऑलरेडी आपने कॉन्सेप्ट्स जो पढ़ चुके हैं उनको आपको पॉलिश करना है, रिफाइन करना है। जितनी चीज़ें आपने PYQs लगा ली हैं या फिर जितने भी आप थियोरेटिकल चीज़ें पढ़ चुके हैं, उन सारी चीज़ों को आपको अब सिर्फ और सिर्फ रिविजन करना है। अब बात कर लेते हैं लास्ट 15 डेज पीक रिवीजन रोड मैप क्या रहने वाला है आप सभी के लिए। तो बेटा उल्टी गिनती स्टार्ट हो चुकी है, तो स्टार्ट करते हैं कि 15 डेज का हम किस तरीके से अपना ओवरऑल प्लान लेके चलें, हमें किस तरीके से अब पढ़ना है, कौन कौन सी चीज़ों को रिवाइज करना है। ऐसे तो कोई पॉइंट्स नहीं रह गए जो कि हम रिवीजन नहीं कर पाए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कोर स्ट्रेंथ से। कोर स्ट्रेंथ्स में अगर हम देखें तो 1 to 5 डेज वाले में फार्माकोलॉजी एंड फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री को आपको रिवाइज करना है। जैसे कि क्लासिफिकेशन तो आपको बेटा डेली, एक तरीके से मैं कहती हूँ बच्चों को डेली रिवाइज कीजिए क्लासिफिकेशन, क्योंकि क्लासिफिकेशन आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करने वाला है अपने एग्जामिनेशंस के लिए। कई बार बच्चे भूल जाते हैं, क्लासिफिकेशन अच्छे से याद किए हुए रहते तो उनका यूजेज या ADR भी इजीली समझ में आ जाता है कि क्या होने वाला है। अब बात करते हैं बेटा मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की। तो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि एग्जाम्पल्स हम ले लेते हैं काफ़ी सारे ड्रग्स की, तो ANS हो गया, आपका CVS है, इनके ड्रग्स के बारे में, इनके मैकेनिज्म के बारे में आपसे पूछा जाता है। इसके अलावा हम कीमोथेरेपी, कंप्लीट कीमोथेरेपी, एंटीबायोटिक्स, फिर आपके एंटी कैंसर, इन सब की जो हम बात कर रहे हैं। इसके अलावा माइक्रोबियल्स जो है, एंटी माइक्रोबियल्स, ये सब कुछ आपको अच्छी तरीके से इनके मैकेनिज्म बेस्ड क्वेश्चंस आपको रेडी करने हैं। ड्रग ऑफ चॉइस का क्वेश्चंस आपको रेडी करना है। सिंड्रोम्स के क्वेश्चंस कई बार पूछे जाते हैं बेटा। इसके अलावा अगर हम बात करें तो ड्रग्स कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन प्रेगनेंसी, ड्रग्स सेफ इन प्रेगनेंसी, तो इस टाइप की कुछ चीजें हैं जो आपको रेगुलर प्रैक्टिस करनी ही करनी है, लास्ट मोमेंट की प्रैक्टिस में इन्वॉल्व करना ही करना है। देन हम केमिस्ट्री की बात करते हैं तो नेम रिएक्शंस हो गए आपके। नेम रिएक्शंस जो हैं बेटा बहुत इंपॉर्टेंट हैं, और इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शंस आपको सर ने भी काफ़ी सारे बता रखे हैं कि ये रिएक्शंस आपको रेडी करने हैं। इसके अलावा एलिमिनेशन, SN1 SN2 रिएक्शंस, इसको आपको जरूर से पढ़ना है। टेक की और नॉर्मल अगर हम डेटा की बात करते हैं तो टेक में अगर हम फार्मास्यूटिकल टेक्नोलॉजी की बात करें, 6 to 9 डेज कंप्लीटली डेडिकेटेड जो है आपको सूटिक्स को देना ही देना है। साथ में एनालिसिस के बारे में भी पढ़ना है। तो फार्मास्यूटिकल एनालिसिस प्लस फार्मास्यूटिक्स में अगर हम देखें तो न्यूमेरिकल्स हो गया, ड्रग हो गए, टेबल्स हो गए, इक्विपमेंट्स हो गए। फिर वहीं सेम हम एनालिसिस की बात कर रहे हैं। फार्मास्यूटिक्स में HLB वैल्यूज ये सारे पूछे जाते हैं। फिर आपके टैबलेट नंबर्स के अकॉर्डिंग आपसे पूछे जाते हैं, साइज के अकॉर्डिंग पूछे जाते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट हम बात करते हैं आपका बायोफार्मास्यूटिक्स का, तो उसको भी आप यहाँ पे जरूर से इन्वॉल्व कीजिएगा। नेक्स्ट हम बेटा फार्मास्यूटिक्स के अंदर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज आपको बताना था, BCS क्लासिफिकेशन। बेटा कई बार BCS क्लासिफिकेशन से आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4, ये सारे के सारे आपके सॉल्युबिलिटी, परमेबिलिटी, ये आपको अच्छी तरीके से याद रखना है। तो BCS क्लास की जब हम बात करते हैं तो इसको हम 4 सेगमेंट्स में जो डिवाइड करते हैं, 1, 2, 3 और 4 सेगमेंट। 1 में अगर हम बात करें तो हाई सॉल्युबिलिटी, हाई परमेबिलिटी होती है। 1 में अगर हम बात करें तो दोनों हाई
सॉल्युबिलिटी और परमेबिलिटी। अगर हम 2 की बात करते हैं तो 2 में लो सॉल्युबिलिटी हाई परमेबिलिटी, लो सॉल्युबिलिटी और हाई परमेबिलिटी होती है। वहीं पे जब हम 3 की बात करते हैं बेटा तो 3 में आपके हाई हो जाता है, अपोजिट हो जाता है, हाई सॉल्युबिलिटी और लो परमेबिलिटी, लो परमेबिलिटी। ठीक है, अब हम नेक्स्ट बात करते हैं 4 की, तो दोनों के दोनों आपके लो हो जाते हैं। ठीक है, तो अब इनके एग्जाम्पल्स के जैसे हम देख लेते हैं, एग्जाम्पल्स भी जरूर याद कीजिएगा। इसमें हो गया आपका पैरासिटामोल, पैरासिटामोल हो गया। वहीं पे क्लास 2 की जब हम बात करते हैं तो इसमें कीटोकोनाजोल हो गया, कीटोकोनाजोल। एग्जाम्पल्स भी साथ साथ में याद करते जाएंगे। टाइप 4 की बात करते हैं बेटा तो टाइप में हाइड्रोक्लोरथायाजाइड, हाइड्रोक्लोरथायाजाइड। नेक्स्ट हम बात करते हैं टाइप 3 की, 4 हो गया अपना। 3 की बात करें बेटा तो 3 में आपका मेटफॉर्मिन, डायबिटीज में देते हैं मेटफॉर्मिन। तो इस तरीके से बेटा ये कुछ चीजें अपने को याद करनी है। फिर नेक्स्ट हम बात करते हैं HLB वैल्यू, वाटर इन ऑयल इमल्शंस कितना होता है, 3 to 6, ये सारी चीजें आपको याद करनी है। जितने भी क्लास 2 की ड्रग्स की जो ट्रिक्स है वो सारा कुछ आप याद कीजिएगा। एनालिसिस की बात कर लेते हैं तो एनालिसिस में भी जितने आपके यूवी हैं, स्पेक्ट्रम से रिलेटेड जो क्वेश्चंस होते हैं, यूवी, IR, NMR, ये सारी चीजें आपको रिवाइज करना है। नेक्स्ट हाइब्रिडाइजेशन के क्वेश्चंस भी आप केमिस्ट्री के अंदर अच्छी तरीके से उसको sp2 sp3 हाइब्रिडाइजेशन, वो भी यहाँ पे याद कीजिएगा, हाइब्रिडाइजेशन लास्ट मोमेंट रिवीजन में। अब कुछ नया नहीं पढ़ना है बेटा, नया नहीं पढ़ना है, जो कॉन्सेप्ट्स आपने पढ़ लिए हैं उनको ही अब रिवाइज करना है, मगअप करना है। अब बात करते हैं बूस्टर्स, राइट, दी बूस्टर्स। पहले टेक एंड डेटा एंड देन दी बूस्टर्स। तो बेटा 10 to 12 मतलब जो लास्ट के आपके 10 और 12 वाले डेज होंगे उसमें आप फार्माकोग्नोसी, फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस, इन पे आप अच्छा अपना कमांड कीजिएगा। फार्माकोग्नोसी की बात करें तो बायोलॉजिकल सोर्स क्या है, फैमिली क्या है, ये सारी चीजें से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपके। बायोलॉजिकल सोर्स, इनके यूजेस क्या हैं, ये अच्छे तरीके से रेडी कीजिएगा। और वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग, केमिकल टेस्ट। बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, केमिकल टेस्ट जो है उससे भागते हैं बेटा। केमिकल टेस्ट जरूर आप रिवाइज कीजिएगा। मेयर्स टेस्ट है, जैसे मेयर्स की अगर हम बात करें, क्रीमी प्रेसिपिटेट देता है, एल्कलॉइड का टेस्ट होता है। इसी तरीके से एंथ्राक्यूनॉन का कौन सा टेस्ट है आपका, ब्रॉन-टेगस हो गया, मॉडिफाइड ब्रॉन-टेगस टेस्ट हो गया। तो सारे टेस्ट आपको यहाँ पे याद करने हैं। और लास्ट ईयर अगर हम 2025 की बात करें तो इसमें प्लांट फैमिलीज के क्वेश्चंस आपसे पूछे गए थे, तो प्लांट फैमिली भी प्रिपेयर रखेंगे। जूरिस्प्रूडेंस की बात करते हैं बेटा, इसमें जितने ईयर्स हैं, एक्ट हैं, ये आपको अच्छी तरीके से लर्न कर लेना है। अब नेक्स्ट जूरिस्प्रूडेंस आपका ये हो गया। फार्माकोलॉजी आपको मैंने बता ही दिया कि क्या क्या चीजें आपको लर्न करनी है। जूरिस्प्रूडेंस में भी अगर हम बात करें बेटा तो इसमें शेड्यूल वाई का क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है। शेड्यूल वाई हो गया, एक्स हो गए, एम हो गए, जी हो गए आपके। ये कुछ शेड्यूल्स ऐसे हैं जो कि कई बार रिपीटेड मोड में आपके पूछे जा चुके हैं। क्लिनिकल ट्रायल्स के लिए स्पेशल क्वेश्चन हो गया, GMP के लिए हो गया, और शेड्यूल आपका आ जाता है जी। फिर इसी शेड्यूल, फिर एच को जरूर याद कर लीजिएगा बेटा। एच जो है ये भी पूछा जाता है, प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स जो होते हैं, एच प्रिस्क्रिप्शन ड्रग, ठीक है, और ये GMP ओनली। अब आ जाते हैं आपके फाइनल पॉलिश 13 to 15, जो आपका लास्ट का जो डेज रहेगा 13 to 15 वाला बेटा, इसमें आपको सुपर वॉलेटाइल कॉन्सेप्ट्स को मगअप करना है एक बार, ठीक है। वन लाइनर्स जितने हैं उनको एक बार आपको मगअप करना है। ड्रग ऑफ चॉइस जितनी भी हैं, फिर इसके अलावा ड्रग ऑफ चॉइस के अलावा सिंड्रोम, इनकी लिस्ट, HLB वैल्यूज जो हैं इनकी लिस्ट आपको प्रिपेयर करनी है, ठीक है, लास्ट मोमेंट पे। फिर आ जाते हैं आपका लास्ट मोमेंट पे एनालिसिस का क्या चीज रहने वाला है। सुपर वॉलेटाइल कॉन्सेप्ट की अगर बात करें, बियर्ड लैम्बर्ट लॉ, क्रोमेटोग्राफी, RF वैल्यूज, ये सारी चीजें आपको प्रिपेयर करनी है बेटा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं वॉलेटाइल कॉन्सेप्ट्स और हाई यील्ड टेबल्स की। तो क्या क्या चीजें हैं, तो फार्मास्यूटिक्स की अगर हम बात कर रहे हैं बेटे, तो इसमें न्यूमेरिकल एंड वैल्यूज, न्यूमेरिकल वैल्यूज, ठीक है, इनकी एक बार आपको प्रैक्टिस करनी है, न्यूमेरिकल्स वगैरह की। HLB वैल्यूज, वाटर इन ऑयल इमल्शन, ठीक है, ऑयल इन वाटर इमल्शंस, तो रेंज जो है 3 to 6, फिर ऑयल इन वाटर 8 to 16, सॉल्युबलाइजर्स 15 to 20। उसके बाद BCS क्लासिफिकेशन की बात कर रहे हैं बेटा, क्लास 1, क्लास 2, ये सारे जितने भी हैं आपके क्लास 4 तक, ये सारे आपको रेडी करने हैं लास्ट मोमेंट पे वॉलेटाइल कॉन्सेप्ट्स में। कैप्सूल के साइज की बात करें तो 000 सबसे ज्यादा आपका लार्जेस्ट
कैप्सूल्स को रिप्रेजेंट करेगा, वहीं पे 5 जो है सबसे स्मॉलेस्ट को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। तो ये कुछ चीजें जो है आपको याद रखना है। ml को भी आप यहाँ पे चेक कर लेंगे, ठीक है। फिर स्टरलाइजेशन टेम्परेचर्स, जो कि बहुत ही इजी है बट कई बार हम मिस कर जाते हैं माइंड से, ठीक है। तो ऑटोक्लेव हो गया बेटा 121 डिग्री सेल्सियस पे फॉर 15 मिनट, फॉर 15 psi पे हम इसको रखते हैं, ठीक है। हाँ, हम 15 psi पे रखते हैं, ठीक है। डन। हॉट एयर ओवन की बात करें 160 डिग्री सेल्सियस पे फॉर 2 आवर्स के लिए रखा जाता है। तो ये कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं बेटा जो आपको रिवाइज करने हैं। अब आ जाते हैं नेक्स्ट फार्माकोलॉजी के अंदर। फार्माकोलॉजी में आपका जितने भी फार्माकोलॉजी के ड्रग ऑफ चॉइस हैं वो क्विक रिवीजन करना है उनका। एनाफाइलेक्टिक शॉक में हम क्या दे रहे हैं भाई, इपिनेफ्रिन है, एड्रेनालिन। फिर माइस्थेनिया ग्रेविस में एड्रोफोनियम हो गया। स्टेटस एपिलेप्टिकस में इस टाइप के कुछ क्वेश्चंस जो होते हैं बेटा, जो कि कई बार रिपीटेड मोड में पूछे गए हैं, इनको आपको डायज़ेपाम, लोराज़ेपाम हो गया। ओपियोइड ओवरडोज की बात करें, मतलब नैलोक्सोन हम गिवन कर रहे हैं, एंटीडोट जरूर पढ़ लेंगे, स्पेसिफिक एंटीडोट, ठीक है। फिर आ जाते हैं वारफेरिन ओवरडोज में विटामिन के हम गिवन करते हैं। हिपैरिन ओवरडोज में हम आपका प्रोटामिन सल्फेट गिवन करते हैं। तो ये कुछ आपके जो कॉन्सेप्चुअल जो आप कह सकते हो कि ड्रग्स, हम ड्रग ऑफ चॉइस जो है वो आपको अच्छे से याद करना है। इसके अलावा आपको एएनएस हो गया, जनरल फार्माकोलॉजी हो गए, जनरल फार्माकोलॉजी, सीवीएस, कंप्लीट कीमोथेरेपी, ड्रग्स, प्रेगनेंसी में कौन कौन सी ड्रग्स हम गिवन करते हैं, कौन सी ड्रग कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है प्रेगनेंसी में, ये ड्रग आपसे पूछी जाती है, कॉन्ट्रा इंडिकेटेड, ठीक है। ये चीजें आपको प्रिपेयर करनी ही करनी है। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है आपका फार्माकोग्नोसी, केमिकल टेस्ट बेटा, लास्ट मोमेंट पे केमिकल टेस्ट और उनके कलर्स। मेयर्स है, जैसे मेयर्स के लिए वाइट प्रेसिपिटेट, क्रीमी प्रेसिपिटेट देखने को मिलता है, तो एल्केलॉइड के टेस्ट हो गए, तो इनको ट्रिक्स के साथ जाएंगे, ट्राई करेंगे कि हम ट्रिक्स के साथ जाएं, ठीक है। तो एल्केलॉइड्स की अगर हम बात करते हैं तो वाह एमडीएच वाली आ जाती है, ठीक है, एमडीएच वाली ड्रग्स आ जाती है, मेयर्स, ड्रैगनड्रॉफ, हैगर्स, फिर वैगनार्स। तो इस तरीके से आपको इनके जो कलर्स हैं वो याद करेंगे बेटा। ग्लाइकोसाइड्स की बात करें तो सेम कार्डियक हो गया, किलर लॉयड्स बाय रेयर लग्जरी। तो इस तरीके से आपको ड्रग्स के कंप्लीट निमोनिक्स के साथ कोशिश कीजिएगा याद करने की। एंथ्राक्यूनोन, सैपोनिन, केलरकिलानी, कार्डियक के लिए केलरकिलानी हो गया आपके। तो इस तरीके से बेटा आपको ड्रग्स के जो हम रिएजेंट्स यूज कर रहे हैं केमिकल टेस्ट के, उनके कलर्स भी याद होने चाहिए। स्टेरॉइड की और ट्राइटर्पेनॉइड की बात कर लें तो भाई सॉल्स की टेस्ट करते हैं, रेड चेली हमें चेरी रेड देखने को मिलता है। सेम एल्केलॉइड के केस में पोटेशियम और आयोडाइड का बेस लगा लिया, मर्क्यूरिक है, ठीक है, मर्क्यूरिक आयोडाइड हो गया। मेयर्स के लिए अगर हम बात करें तो मेयर्स के लिए मर्क्यूरिक आयोडाइड हो गया। ड्रैगन ड्रॉफ की बात कर रहे हैं, इसी तरीके से पोटेशियम आयोडाइड का बेस लगा लिया, पोटेशियम आयोडाइड का बिस्मथ के लिए बात कर रहे हैं, ठीक है, बिस्मथ हो गया। फिर उसके बाद हम बात कर रहे थे आपके वैगनार्स, वैगनार की अगर हम बात करते हैं तो 3 आयोडो हो गया, डन है। और हैगर्स की अगर हम बात करें तो इसमें HPY से याद करेंगे, पिक्रिक एसिड और येलो कलर देखने को मिलता है। तो बेटा इस तरीके से ना चीज़ों को अगर आप निमोनिक्स बना के लास्ट मोमेंट पे रन करोगे, अपने माइंड में बार बार पढ़ते रहोगे, तो आपको एग्जाम फियर खत्म नहीं होगा, ठीक है। चलिए जी, तो डोंट वॉक इनटू द एग्जाम हॉल विदाउट डबल चेकिंग दीज टॉपिक्स। तो फर्स्ट जो है आपका फार्मास्यूटिक्स की बात करें बेटा, तो चलिए भाई, तो एग्जाम हॉल में जाने से पहले हम कोशिश करेंगे सबसे पहले रियोलॉजी जरूर देख लें, न्यूटोनियन और नॉन न्यूटोनियन जो लॉज हैं आपके, माइक्रोमेरिटिक्स हो गए, हॉसनर्स रेशियो, कार्स इंडेक्स, टैबलेट डिफेक्ट्स हो गए, कैपिंग है, लैमिनेशन है, पिकिंग है, ये सारे जो टैबलेट के डिफेक्ट्स होते हैं इनसे क्वेश्चंस कई बार पूछे गए हैं। तो ये सारे कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो आपको एकदम टिप्स पे होने चाहिए। फार्माकोलॉजी में बात करें तो एएनएस हो गया, रिसेप्टर की लोकेशन, अल्फा बीटा, मस्करिनिक, निकोटिनिक, M1 M2 M3, हिस्टामिनिक H1 H2 H3, इनका कहाँ पे लोकेशन है ये पता होना चाहिए। इसके अलावा सीवीएस में हाइपोटेंसिव, कीमोथेरेपी, कंप्लीट कीमोथेरेपी, इनका जो ADR है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शंस हैं, ADR हैं,
एंटी कैंसर जो है बेटा, इसमें जब हम पढ़ रहे हैं कंप्लीट कीमोथेरेपी के अंदर, तो एंटी कैंसर की जब बात करते हैं तो एंटी कैंसर अपने आप में आप कह सकते हो कि कैंसर जो है 3 क्वेश्चंस 4 क्वेश्चंस अकेले दे रहा है अगर एक टॉपिक से, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो याद रखिएगा भाई, अच्छी तरीके से एग्जाम हॉल में जाने से पहले रिवाइज हो जाना चाहिए। ज्यूरिस्प्रूडेंस की बात करते हैं तो आपको मैंने बताया वाई है, एम है, एक्स है, ये कुछ शेड्यूल्स हैं। एनालिसिस में बियर, लैम्बर्ट, क्रोमोफोर, ये सारी चीज़ें जो हैं आपको आरएफ वैल्यूज़, ये फैक्टर्स आपको पता होने चाहिए। नेक्स्ट आ जाता है मेंटल स्ट्रैटेजी एंड मॉक टेस्ट एथिक्स। तो बेटा बहुत सारे स्टूडेंट्स का डाउट आ रहा है, बार बार डाउट आ रहा है कि मैम टेस्ट में बहुत अच्छे नंबर्स नहीं आ पा रहे हैं, एनालिसिस कर रहे हैं फिर भी। तो बेटा यहाँ पे आपको बहुत अच्छी डीप एनालिसिस की ज़रूरत है। अब ये जो 15 डेज़ का टाइम है आपका, कोशिश कीजिए कि जो 3 आवर्स का पेपर है उसको 2.5 घंटे में ही कंप्लीट करने की कोशिश कीजिए। जितना फास्ट माइंड चलाएंगे उतना ही एग्जाम के अंदर जो है आपका माइंड बहुत फास्ट वर्क कर रहा होगा, ठीक है। तो 2.5 घंटे के अंदर ही कवर करने की कोशिश कीजिए और एनालिसिस इस तरीके से कीजिए कि कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो कि तुरंत आपको जैसे ही आपने देखा आप मार्क कर लेते हो, कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिसमें आपको लग रहा है कि 50-50 चांसेस है। तो एलिमिनेशन जो राउंड कहते हैं जिसको, एलिमिनेट आउट करना सीखिए कि किस तरीके से हम एलिमिनेट कर सकते हैं। हो सकता है 3 ऑप्शंस जो हैं आपको सिमिलर लग रहे हैं, एक नहीं लग रहा है कि सिमिलैरिटी, तो आंसर्स से मैच करने की कोशिश करेंगे कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है जब कंफ्यूजन हो। तो एलिमिनेशन राउंड भी यहाँ पे खेलना सीखो आप कि किस तरीके से एग्जाम में बाई चांस अगर आपको लग रहा है कि रिस्क लेना है इस क्वेश्चन पे, तो किस तरीके से हम रिस्क ले सकते हैं। तो लॉजिकल एलिमिनेशन, फिर 2.5 घंटे के अंदर जो है अपना ओवरऑल टेस्ट देने की कोशिश कीजिए, ठीक है। इग्नोर द न्यू वन, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। नया टॉपिक बिल्कुल स्टार्ट मत कीजिएगा, जो अब तक पढ़ चुके हो वही आप पढ़िएगा, उसी को कंप्लीट आप रिवाइज करते चले जाइए। एक कहावत है भाई, एक किसी चीज को अगर आप बार बार पढ़ रहे हो, बार बार पढ़ रहे हो, तो आपके दिमाग में वो चीज बिल्कुल बैठ जाती है। और वही चीज आप डिफरेंट बुक से बैठ के पढ़ रहे हो तो आपके दिमाग में वो डिफरेंट बुक बैठ जाएगी, उसके कॉन्सेप्ट्स नहीं बैठ पाएंगे। तो लास्ट मोमेंट पे बेटा एक ही चीज, जो एक नोट्स है आपके पास, उस नोट से 5 बार पढ़ना बेटर है कंपैरिजन टू 5 बुक से पढ़ना, 5 पीडीएफ से पढ़ना। तो लास्ट मोमेंट पे ये बिल्कुल गलती मत कीजिएगा बेटा, इग्नोर कीजिएगा नए टॉपिक्स को टच करना जो आपको लग रहा है कि नहीं अब तो आपको रैंक सिक्योर करना है अपना, ठीक है। तो नई चीजों के पीछे भागना बंद कीजिए और अपने कॉन्सेप्ट्स को लॉक कर लीजिए। चलिए, डेली ब्रेनस्टॉर्म प्रैक्टिस 15 मिनट तक एटलीस्ट। क्वेश्चन दिमाग माइंड में ऐसे क्वेश्चंस भी दिमाग में आने चाहिए कि वाई, ऐसा कॉन्सेप्ट्स भी आपके दिमाग में आना चाहिए, क्योंकि जो हमारे रैंकर स्टूडेंट्स हैं उनको थोड़ा सा हट के थोड़ा डिफरेंट सोचने की जरूरत है भाई। वाई वीक एसिड एब्जॉर्ब्ड इन स्टमक, तो कुछ कॉन्सेप्चुअल काइंड ऑफ जो क्वेश्चंस है बेटा दिमाग में जरूर रखिएगा, जरूर इनके आंसर्स रेडी रखिएगा, ताकि आपको उस वक्त जो टफ क्वेश्चंस की तरफ भी लेके जाते हैं, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस की तरफ लेके जाते हैं, तो बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पे गलतियां करेंगे और आप यहीं पे आगे बढ़ जाओगे। तो व्हाई डज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हैव कांस्टेंट हाफ लाइफ, इस टाइप के कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि दिमाग में आपके आते रहने चाहिए। व्हाई बीटा लैक्टम रिंग इज अनस्टेबल, क्यों है भाई। बायो अवेलेबिलिटी और प्रो ड्रग कैसे इंप्रूव किया जाए। फिर है आपका अमाइनोग्लाइकोसाइड्स ओरली क्यों नहीं हम गिवन कर रहे हैं, ठीक है। तो ये कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि आपको कॉन्टिन्यूअस प्रैक्टिस करनी है, राइट। तो डेली 15 मिनट ब्रेनस्टॉर्मिंग करोगे आप। लास्ट अगर 15 डेज के गोल्डन फॉर्मूलाज की बात करें तो रिवीजन, शॉर्ट नोट्स, सॉल्व करना है आपको पीवाईक्यूज, जितने पीवाईक्यूज आप सॉल्व कर सकते हो अच्छी तरीके से एनालिसिस कीजिए बेटा। मैं आपको यही बता रही थी कि बहुत सारे स्टूडेंट कह रहे हैं कि अभी अच्छे नंबर्स नहीं आ रहे, कोई बात नहीं, आपकी कंसिस्टेंसी मेंटेन रहनी चाहिए बेटा। अगर कोई कंसिस्टेंट बना हुआ है तो वो अचीवर भी बन सकता है। याद रखिएगा कंसिस्टेंसी इस वक्त बहुत जरूरी है, कंसिस्टेंसी बनाए रखिए, आप डेफिनेटली अच्छे रैंक को आप अचीव करोगे। और जो यहाँ पे पीछे रहा, जो जिसको लगा मैंने तो पहले सब कुछ पढ़ लिया है बस खत्म, नहीं बेटा, इस वक्त रिवीजन का टाइम है और जितना आप रिवीजन करोगे उतना ही आपका फियर खत्म होगा, उतनी ही आपकी एक्यूरेसी बढ़ेगी और उतना ही आपका नेगेटिव कम होता चला जाएगा। तो नेगेटिव मार्किंग पे फोकस कीजिए बेटा कि नेगेटिव मार्किंग जितना कम आप करोगे उतना ही आपका रैंक जो है अच्छा चला जाएगा, अच्छा होता चला जाएगा। और कोशिश यही करना है आपको, एनालिसिस जब आप कर रहे हो लास्ट मोमेंट पे जो चीज़ आप
15 डेज में यही करना है कि जो आपके टेस्ट के अंदर PYQs के अंदर जो आप मॉक टेस्ट दे रहे हो, जितने मॉक टेस्ट दे रहे हो उनकी डेप्थ में एनालिसिस कीजिए। एनालिसिस किया आपने, एक नोटबुक में अलग से मेंशन किया था, अब उस नोटबुक को उठाने का टाइम है कि उस नोटबुक में जो जो चीज़ें आपकी नेगेटिव जा रही थी उन कॉन्सेप्ट्स को अब आपको रिवाइज करने की ज़रूरत है। तो उन सारे कॉन्सेप्ट्स को आप एक बार रिवाइज करो बेटा, और उसके बाद अब आप चेक करो कि क्या इंप्रूवमेंट है। ये एग्जाम ये डिसाइड नहीं करता, आप पूरा जी जान लगा दो इस एग्जाम के लिए, ये एग्जाम ये डिसाइड नहीं करता कि आप कितने टाइम से कितने समय से आप पढ़ते चले आ रहे हो। ये इस वक्त सिर्फ और सिर्फ आपकी स्ट्रैटेजी डिफाइन करेगा बेटा, कि स्ट्रैटेजी जो है किस तरीके से आपने बनाई। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं कि कहते हैं ना, कछुए की चाल से चलते रहो आगे बढ़ जाओगे, ठीक है, और वहीं बहुत स्पीड में आगे बढ़ते हैं और लास्ट मोमेंट पे ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से जो है वो स्टूडेंट्स कई ऐसे होते हैं जो रुक जाते हैं। तो ऐसा बिल्कुल मत कीजिएगा, बहुत लंबी उड़ान आपको अभी भरनी है बेटा, तो बहुत ही संयम के साथ और आराम से इस एग्जाम को, पेशेंस के साथ आपको इस एग्जाम को देना है बेटा। और साथ में कि एक्यूरेसी के लिए अगर हम बात कर रहे हैं कि कैसे बढ़ेगी, अगर सपोज आपको लग रहा है कि इस वक्त नंबर जो है थोड़े कम आ रहे हैं, तो कोशिश कीजिए कि कम भी है कोई बात नहीं। बहुत सारे स्टूडेंट्स मैंने ऐसे भी देखे जो कि यहाँ पे एग्जाम जो आप टेस्ट दे रहे होते हो इसमें बहुत अच्छा स्कोर नहीं कर पा रहे हैं, जीपैट एग्जाम में बहुत अच्छे रैंक्स लेके आ जाते हैं। तो वो मैटर नहीं कर रहा है कितने आ रहे हैं क्या आ रहे हैं, एनालिसिस प्रॉपर जोरदार होनी चाहिए। और इसके अलावा डिपेंड करता है आप कौन सा सेट लगा रहे हो सकता है आपके सेट में बहुत टफ क्वेश्चंस हो, तो आपका हमेशा जो आप कह सकते हो कि कट ऑफ डिपेंड करता है, वो तो क्वेश्चन पे डिपेंड करता है ना बेटा कि किस तरीके से क्वेश्चंस आपसे पूछे गए। अगर टफ क्वेश्चंस का सीरीज आया है तो कट ऑफ ऑब्वियस सी बात है कि लो जाएगा। तो कट ऑफ के बारे में भी मैं आपको इस वीडियोस के थ्रू बताने वाली हूं बेटा। जो अगर आप कॉन्टिन्यूअस रिवीजन करते रहोगे तो एवरेज स्टूडेंट भी टॉपर बन सकता है, ठीक है। तो कंसिस्टेंसी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं स्टार्टिंग से ही कहती हूँ बच्चों को कि कंसिस्टेंसी इंपॉर्टेंट है बेटा, पीछे नहीं मुड़ के देखना है अब इस वक्त। अब आपके पास दूसरा ऑप्शन नहीं है, अब आपको सीधा जो है अपने गोल को अचीव करना ही करना है। एक्यूरेसी, अगर आप रिपीटेटिव मोड में नोट्स को रिवाइज करते रहे, अपने जो कॉन्सेप्ट्स थे उनको वन लाइनर्स को पढ़ते रहे, तो ऐसे चीज़ों में आपको अगर आप इस तरीके से पढ़ते रहोगे बेटा तो एक्यूरेसी आपकी बढ़ती चली जाएगी और एग्जाम में डर लगना खत्म, नेगेटिव होना खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको भी बेटा पता है, लेकिन कहीं ना कहीं हम कुछ मिस्टेक कर रहे होते हैं जिसकी वजह से हमारे मार्क्स कम आ रहे होते हैं और कॉन्फिडेंस भी कम होता है। तो कॉन्फिडेंस कम नहीं होना चाहिए। कोशिश कीजिए अपने पेरेंट्स से बात कीजिए, थोड़ा टाइम अपने आप को दीजिए, तो बहुत ज्यादा जरूरी है बेटा, क्योंकि आपके माइंड में बहुत कुछ आ रहा है, बहुत कुछ आप भर रहे हो। इसमें पूरे 4 साल की जो आपने पढ़ाई कर रखी है उस सारी पढ़ाई को आप यहाँ पे स्टोर कर रहे हो और वो आपको 3 आवर्स के पेपर्स में वो अपना वो पावर जो है वो शो करना है। तो कोशिश कीजिए कि थोड़ा मेडिटेशन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा, थोड़ा मेडिटेशन कीजिए, एटलीस्ट 10 to 15 मिनट्स मेडिटेशन को भी टाइम दीजिए ताकि आपका पेशेंस लेवल जो है वो भी अच्छे से बना रहे और माइंड में ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट जो है आपके आ सके बेटा। अब बात कर लेते हैं कट ऑफ की। तो डेफिनेटली कट ऑफ भी एक बार मैं रिवाइज करवाना चाहूँगी। जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, जो न्यू स्टूडेंट्स इस बार अपेयर हो रहे हैं, बेसिकली 4th ईयर में जो दोबारा से अपेयर हो रहे होंगे बच्चे, 3rd ईयर में भी अपेयर हो सकते हैं, 4th ईयर में भी हो सकते हैं, तो उनको तो कट ऑफ पता होगी। जो अभी फ्रेशली 3rd ईयर के जो स्टूडेंट हैं उनके लिए मैं एक बार बेटा आपको बता देती हूँ कि लास्ट टू लास्ट ईयर्स कितने कितने कट ऑफ आपके गए हुए थे। तो 2025, 2024, 2023, 2022, 2021 की अगर हम बात करें तो जनरल कैटेगरी का आपका 216 था लास्ट ईयर और 2024 में 9 परसेंटाइल बेसिस पे था 2024 में, ठीक है। तो 96.15। 2023 की बात करें बेटा तो 148 मार्क्स जो है, वहीं पे 2022 में आपके 148 जनरल कैटेगरी के लिए, 2021 में 186 जो है मार्क्स गए थे। तो अब आप देख पा रहे हो कि बच्चे जो हैं धीरे धीरे जैसे जैसे ईयर बढ़ता चला जा रहा है आपके मार्क्स भी बढ़ते चले जा रहे हैं बच्चों के। तो आप समझ सकते हो कि आपकी एक मिस्टेक, अगर आप यहाँ पे मिस्टेक कर रहे हो तो आपके पीछे जो है कितने सारे स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं, तो यहाँ पे मार्क्स कम नहीं हो रहे हैं, बढ़ते ही चले जा रहे हैं, बढ़ते ही चले जा रहे हैं, ठीक है। तो आपकी गलती नेगेटिव मार्किंग, ये सोच के कीजिए कि नेगेटिव मार्किंग अगर हम करेंगे तो हमारे पीछे और कितने सारे स्टूडेंट्स खड़े, ठीक है बेटा, ये ध्यान रखिएगा। ओबीसी के लिए अगर हम बात कर रहे हैं तो ओबीसी कैटेगरी में 168 था 2025 में, 90.09 परसेंटाइल था 2024 में, 120 मार्क्स 2023 के अंदर था बेटा,
वहीं पे 2022 में आपके 120, 2021 में 152। अब ये कट ऑफ जो है आपका अकॉर्डिंग टू पेपर ही डिपेंड करता है, पेपर कैसा आया। पेपर लास्ट ईयर की अगर हम बात करें तो मॉडरेट पेपर आया था, और उससे पहले अगर हम देखें तो ईजी पेपर था जब एनबीएमएस ने कंडक्ट करवाया था 2024 के अंदर, ठीक है। तो परसेंटाइल भी उसी अकॉर्डिंग गया। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात करते हैं तो 172 था आपका 2025 में बेटे, और परसेंटाइल था 2024 में 90.70, और 2023 में आपका 122, एंड देन 2022 में 122, 2021 में आपका 155 था। एससी कैटेगरी की बात करें बेटा 119 था 2025 के अंदर, देन 2024 में 75.43, इसी तरीके से आप देख पा रहे हो 94 हो गया, फिर 22 में आपका 94, और अगेन 21 में 114 था। एसटी कैटेगरी में बात करते हैं बेटे तो यहाँ पे 85 था आपका, फिर लास्ट ईयर 85 था आपका, ठीक है। फिर 20 परसेंटाइल के बेसिस पे 54.17, 23 में था आपका 75, 22 में था आपका 75, और 21 में 87। तो इस तरीके से आप थोड़ा कट ऑफ ट्रेंड जो है लास्ट 5 ईयर का, इसको भी ध्यान में रखिएगा कि बढ़ते ही चला जा रहा, बढ़ते ही चला जा रहा। तो अब आप समझ सकते हो कि बच्चे किस लेवल पे प्रिपरेशन कर रहे होंगे बेटा। तो एक्सक्यूजेस अब मत दीजिए, कोशिश कीजिए कि जितनी भी गलतियां हैं उन गलतियों से सीखें आप, और ये टाइम मेमोरी को लॉक करने का है, न कि डिस्ट्रैक्ट करने का। तो कोशिश यही रहेगी बेटा आप सभी की कि जितनी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं वो हर एक इंपॉर्टेंट चीज़ आप ध्यान रखो। अब जो है सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई करने का टाइम नहीं रहा, अब रैंक सिक्योर करने का टाइम आ चुका है। तो अपना रैंक सिक्योर करने का जो ये आपका लक्ष्य है, उस लक्ष्य की तरफ अच्छे से आगे बढ़िए। और कहते हैं ना, अर्जुन को सिर्फ और सिर्फ मछली की आंख दिखाई दे रही थी, तो अब आपको सिर्फ आपका जीपैट एग्जाम जो 7 मार्च को होने वाला है, उस एग्जाम का पूरा पैटर्न जो है आपको अब इस वक्त फील होना चाहिए कि आप एग्जामिनेशन हॉल में एग्जाम दे रहे हो, और बहुत ही अच्छी तरीके से विद आप कह सकते हो कि फुल ऑफ कॉन्फिडेंस के साथ आप उस एग्जामिनेशन को दो, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। और बेटा साथ में एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ कि कोशिश कीजिए पेरेंट्स से थोड़ा सा आप टाइम निकाल के थोड़ा सा बात कीजिए, आपको बहुत रिलैक्स मिलेगा बेटा। उनका सपोर्ट जो है, उनका जो आशीर्वाद है, वो कई बार आपके मुश्किलों में भी बहुत अच्छा उभर के सामने आता है, और माता पिता बड़ों का आशीर्वाद जो है वो हमेशा आपके लिए बहुत ही फ्रूटफुल होता है बेटा। तो थोड़ा उनसे भी कनेक्ट कीजिए, टाइम टू टाइम उनसे भी कनेक्ट करते रहिए। जो हमारे हॉस्टल वगैरह में जो बच्चे पेरेंट्स से दूर रहते हैं उनके लिए भी है बेटा। और यही कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स और ट्रिक्स आप सभी को मैंने बताए, और आप ये जितने भी पीडब्ल्यू फार्मा के चैनल से गुरुजन हैं और अदर चैनल्स के भी गुरुजन हैं, उनका सिर्फ और सिर्फ हम सबका एक ही मोटिव है कि आपका सिलेक्शन, और बहुत अच्छी तरीके से आप सेलेक्ट हो और हम सारे गुरुजनों का नाम रोशन कर सको। तो विद दीज वर्ड, थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू सो मच माय डियर स्टूडेंट्स। विश यू all the very best for your GPAT 2026 examinations. Thank you. God bless you all.